न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। हमारे आज के खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस तरह की उथल पुथल मची हुई है, इसके बीच एक बात और जोर पकड़ रही है कि वंशवाद का विरोध करने वाली भाजपा ही अब अपनी रीति नीति के विरुद्ध कई दिग्गज नेताओं के पुत्रों या उनके करीबी रिश्तेदारों को टिकट देने का मन बना रही है और कई नेता अब अपनी राजनीतिक विरासत अपने पुत्रों को सौंप देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी उम्र के आधार पर पार्टी उन्हें कभी भी मार्गदर्शक मंडल का सदस्य बना सकती है और भाजपा के मार्गदर्शक मंडल में जाने का मतलब तो अब बखूबी समझते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 39 प्रत्याशियों की सूची में 3 नेता पुत्रों को टिकट देकर इस बात का संकेत दे दिया है कि नेता पुत्रों को टिकट तो दिया जाएगा, लेकिन किस किस को, इस पर असमंजस का पर्दा डला हुआ है। दरअसल इस बार पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है चुनाव जीतना। इसके लिए पार्टी हर सीट पर केवल जिताऊ प्रत्याशियों की खोज कर रही है। प्रदेश में कई सीटें ऐसी हैं जहां नेता पुत्र मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा कुछ नेता पुत्रों पर दांव लगा सकती है। दरअसल प्रदेश में भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के पुत्र पिछले कई सालों से राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अभी तक पार्टी परिवारवाद के नाम पर उन्हें दरकिनार करती आ रही थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी नेता पुत्रों को टिकट देने का संकेत दे चुके हैं। अपने भोपाल दौरे के दौरान शाह ने परिवारवाद के सवाल पर कहा था कि परिवारवाद का मतलब है कि पार्टी और सत्ता की मिल्कियत एक परिवार के हाथ में हो, इसको परिवारवाद कहते हैं। केंद्रीय मंत्री के बयान से मध्य प्रदेश में नेता पुत्रों के रास्ते साफ हो गए हैं। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता कुंदन पंजाबी जी और हमारे एडिटर सूरज पाठक जी। कुंदन पंजाबी जी और सूरज जी, मैं आप दोनों का देश न्यूज में स्वागत करती हूं। सबसे पहला सवाल मेरा कांग्रेस प्रवक्ता कुंदन पंजाबी जी से है। जैसा कि कांग्रेस भाजपा बार बार आरोप लगाती है परिवारवाद का, कांग्रेस में परिवारवाद है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि कांग्रेस में परिवारवाद है? देखिए धर्मिष्ठा जी, पिछले लंबे समय से हम अपने देश की राजनीति में और प्रदेश की राजनीति में ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाती थी। परिवारवाद का आरोप लगाने का अर्थ ये होता था कि नेता पुत्रों के बेटे भी राजनीति के अंदर आ रहे हैं, तो जो योग्य लोग होते थे, जो इस राजनीति के अंदर तब के और बाहर निकलते थे और पार्टी को ऐसा लगता था, उन लोगों को आगे बढ़ाया जाता था। उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा तकलीफें होती थी और परिवारवाद का आरोप लगाती थी। आज परिवारवाद से भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा ग्रसित है, एक बीमारी की तरह ग्रसित हो चुकी है। हमारे यहाँ तो बहुत कम परिवारवाद की इक्का दुक्का वो होती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो बहुत लंबी फेहरिस्त है। मैं आपको बताऊं, कैलाश विजयवर्गीय जी के बेटे आकाश विजयवर्गीय, कैलाश सारंग के पुत्र विश्वास सारंग, विजय राजे सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया, विजय राजे सिंधिया, सुंदरलाल पटवा, सुरेंद्र पटवा, भेरूलाल पाटीदार, कविता पाटीदार अभी राज्यसभा सदस्य बनी, वीरेंद्र सकलेचा उनके पुत्र हैं, ओम प्रकाश सकलेचा मध्य प्रदेश शासन के अंदर मंत्री हैं, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, अमित शाह के बेटे जय शाह, ये गोपीनाथ मुंडे की सुपुत्री पंकजा मुंडे। हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं तो आज की तारीख में नरोत्तम मिश्रा जी के बेटे राजनीति के अंदर सक्रिय हैं, गोपाल भार्गव हो गए, प्रभात झा हो गए, जयंत मलैया हो गए, बाबूलाल गौर की बहू कृष्णा गौर, ये ऐसे तमाम नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परिवारवाद के आपको सूचक दिख रहे हैं। ये आप जनता के सामने आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इल्जाम हमेशा कांग्रेस के ऊपर लगाती थी। बड़ा हास्यास्पद लगता है। मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस के ऊपर एक उंगली उठाएगी ना तो उसकी तरफ 4 उंगलियां उठती हैं। जी सूरज जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह भाजपा लगातार परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर लगाती है और कई बार कांग्रेस को परिवारवाद का बोलकर ही घेरने की कोशिश करती है, अब ऐसे में भाजपा में खुद परिवारवाद चल रहा है, तो परिवारवाद से भाजपा कैसे मुक्ति पा सकती है? देखिए धनुष्टा जी, सबसे पहली चीज की मैं अपनी बात जहां से कुंदन पंजाबी जी ने अपनी बात खत्म की है कि यदि हम किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो बाकी की 3 उंगलियां हमारी ओर होती हैं। यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। आपने कहा परिवारवाद, वंशवाद, राजनीति ही नहीं, हम अन्य व्यवसाय में देखें तो वहां भी वंशवाद और परिवारवाद
को पल्लवित और पोषित किया जाता है जी। इसकी 3 तरह की तस्वीरें हैं। इस तस्वीर में 3 तरह के रंग हैं। सबसे पहली बात तो ये कि एक राजनेता जो वरिष्ठ हो चुके हैं, जिन्होंने उम्र भर राजनीति की है और अपना एक मकाम हासिल किया है, अपने क्षेत्र में अपना एक जनाधार बनाया है, वह अपनी विरासत अपनी संतान को देना चाहते हैं जी। और उसी पार्टी से वो अपने बाद उन्हें प्रत्याशी के रूप में, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में देखना चाहते हैं। एक तो यह पक्ष है जी। दूसरा पक्ष है पार्टी का। ये व्यक्तिगत पक्ष है उन नेता का जो अपने पुत्रों को, अपनी संतति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा पक्ष आ जाता है पार्टी का कि पार्टी के पास उस क्षेत्र में या तो कोई दमदार प्रत्याशी नहीं है, दमदार नेता नहीं है, या दूसरी पंक्ति का नेता कभी उस क्षेत्र में खड़ा ही नहीं हो पाया है, ये मजबूरी हो गई है। दूसरा, यदि उस क्षेत्र में किसी और को प्रत्याशी बना दिया गया, किसी और को आगे लाया गया, तो जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने अपना जनाधार बनाया है, उस जो जिस प्रत्याशी को लाया जाएगा उसे उनकी नाराजगी झेलनी पड़ेगी, उनका विरोध झेलना पड़ेगा, तो उसके जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तस्वीर का एक तीसरा रुख भी है कि उन्होंने जीवन भर राजनीति की है, कोई और व्यवसाय, कोई और चीजें, क्योंकि कहा जाता है डॉक्टर का बेटा है तो वो चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर का बेटा चाहता है मेरा बेटा इंजीनियर बने, वकील का बेटा चाहता है मेरा बेटा वकील बने। हालांकि कई बार ये कहा जाता था कि राजनेता चाहते थे कि उनकी संतान राजनेता ना बने, लेकिन अब वो विरासत में देना चाहते हैं अपनी संतान को राजनीति। तो ये एक परिदृश्य निकल के सामने आता है कि जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब क्या करेगी। कांग्रेस पर एक परिवार की पार्टी होने का आरोप लगाती रही है, कांग्रेस के नेताओं को एक परिवार के प्रति आस्थावान होने का भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही है, वंशवाद का विरोध करती रही है। लेकिन जो 2 बातें मैंने आपसे कही हैं कि या तो उस क्षेत्र में उनके पास कोई दमदार प्रत्याशी नहीं है, या फिर वह वरिष्ठ राजनेता जो अब पार्टी की जो गाइडलाइन है, चाहे वो उम्र की हो या आप कई बार के विधायक या सांसद रह चुके हैं, तो अब आपको मौका नहीं दिया जाएगा। जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, मार्गदर्शक मंडल जी, भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है जी। जो भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद कहे जाते थे, आज उन्हें नहीं पूछा जा रहा है। तो ये वो वरिष्ठ नेता जानते हैं कि यदि पार्टी ने हमें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया तो हमारी कहीं कोई पूछ परख नहीं होनी है। तो सीधी बात है कि हम अपने परिवारजनों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को या परिवार के सदस्यों को राजनीति में आगे बढ़ाएं ताकि हमारा वर्चस्व बना रहे। जी जी धर्मिष्ठा। कुंदन जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरा सवाल है कि जिस तरह से भाजपा अपनी अगली पीढ़ी को राजनीति में लाने की कोशिश कर रही, कांग्रेस में भी ऐसा है कि कुछ राजनेता हैं, बड़े पद पर हैं, जो अपने बच्चों को कांग्रेस में लाना चाह रहे हैं या राजनीति में उतारना चाहते हैं, तो क्या कांग्रेस उनका विरोध करेगी या उन्हें टिकट देगी? देखिए, निश्चित रूप से इसको हम फिर यहाँ आके ये नहीं कहेंगे जी, ये कहेंगे कि आज कांग्रेस के अंदर जो तमाम बड़े नेता हैं जिन्होंने प्रदेश के अंदर सेवा की, इस प्रदेश के अंदर राजनीति की और अपना कौशल दिखाते हुए इस प्रदेश के विकास में योगदान दिया, उनके अगर ऐसे पुत्र या ऐसी पुत्रियां या ऐसे रिश्तेदार जो राजनीति के अंदर आना चाहते हैं, अगर उनको लगता है उनके अंदर ऐसी कोई प्रतिभा है और वो राजनीति के अंदर मतलब जो है अपना हाथ दिखाना चाहते हैं और हाथ आजमाना चाहते हैं और प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, उनके क्षेत्र की सेवा करके अपने परिवार का नाम राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे कई नेता पुत्र हुए भी हैं मध्य प्रदेश के अंदर। हम लगातार देख रहे हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र हैं जयवर्धन सिंह जी, जब वो राजनीति के अंदर आए तो वो कोई ऐसे सीधे आसमान से उतर के नहीं आए थे। धर्मिष्ठा जी, मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि उन्होंने बाहर से पढ़ाई करके आने के बाद अपनी विधानसभा, जिस विधानसभा से वो जीत के आते हैं, उस विधानसभा के अंदर लगातार 3 महीने तक पद यात्राएं की थी, गली गली घूमे थे, गांव गांव घूमे थे। ऐसी कोई डगर नहीं थी जहां पे उन्होंने राजनीति का खट्टा मीठा अनुभव और ककारा न सीखा हो। उसके पश्चात थोड़ा इंतजार करने के बाद, पार्टी की सेवा करने के बाद, उसके बाद वो राजनीति के अंदर आए थे। अगर नेता पुत्र लायक है, इस लायक है, तो उसको राजनीति के अंदर आना चाहिए, उसके अंदर फिर कोई बुराई भी नहीं है। जी सूरज जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह से भाजपा ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी 39 प्रत्याशियों की, जिसमें 3 नेता पुत्रों के नाम सामने थे, दूसरी सूची जल्दी आने वाली है और इसमें नेता पुत्रों की जो उम्मीदें हैं वो लगातार बढ़ रही है। हाँ।
कि पहली सूची में अगर 3 नेता पुत्रों के नाम थे तो दूसरी सूची में हमारा भी नाम हो सकता है। हाँ। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि उस सूची के अंदर कुछ के अगर नाम आ गए हाँ। और कुछ नेता पुत्रों के नाम रह गए तो हाँ। वो कितना विरोध करेंगे? क्या वो फिर पार्टी छोड़ के कांग्रेस में जाने की अपनी जो चाल है वो चलेंगे? नहीं, देखिए, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं यहाँ पर कि नेता पुत्रों को टिकट दिया जाना, नेता पुत्रों को टिकट ना दिया जाना, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी की, 39 लोगों के नाम जाहिर किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सोची समझी रणनीति के तहत यह काम किया है, उनकी चुनावी रणनीति के तहत। मैं आप याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों का यदि हम सिनेरियो देखते हैं या सियासी गलियारों में जो हलचल थी कि एक ही कुर्सी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे थे और उनके साथ एक तस्वीर और दिखाई जा रही थी। स्वाभाविक बात है कि भोज की परंपरा, आमंत्रित करना, निमंत्रित करना, भोजन कराना, तो ग्वालियर चंबल अंचल में देखा जाए तो आज भी भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, लेकिन जनता के बीच में उनका वर्चस्व आज भी कायम है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर चूंकि उनका हस्तक्षेप ना हो, यदि उनकी मनाही हो जाएगी तो तुशमूल को टिकट नहीं मिलेगी, तो उन्हें घर पे बुलाया गया, भोजन कराया गया, एक सिंहासन पर बैठकर दोनों की तस्वीर खिंचाई गई, उस तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। सियासी गलियों में इस तरह की चर्चाएं बहुत हैं। जैसा कि कुंदन पंजाबी जी ने ही बताया कि जो नाम उन्होंने गिनाए, चाहे वह सिद्धार्थ मलैया की हम बात कर लें या और भी जो नाम उन्होंने गिनाए हैं, यहां सीधी एक बात है। पिछला हमने उपचुनाव देखा था दमोह का, दमोह के उपचुनाव के परिणाम सभी को पता है। सिद्धार्थ मलैया को टिकट मिलता है तो उनको हराने की कवायद कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी का वो कौन सा नेता, कौन सा चेहरा होगा जो उनका साथ नहीं देगा, या फिर कांग्रेस का कौन सा प्रत्याशी या कौन सा दमदार प्रत्याशी उनके सामने होगा जो उन्हें टक्कर दे सकता है? ये बहुत सारे समीकरण यहां सामने आते हैं। यहां सबसे बड़ी बात, जैसा कि आपने कहा, विरोध करेंगे क्या? पार्टी में जैसे कि अभी हमने देखा है 2020 के जब उपचुनाव हुए और जो 2018 में चुनाव जीते थे और पाला बदला और 2020 के उपचुनाव में वो हार गए, पार्टी ने उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया है, चाहे किसी आयोग में स्थान दिया हो, बिल्कुल, या कहीं पर प्राधिकरण में स्थान दिया हो, तो उनको एडजस्ट किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, या हम अपनी भाषा में कहें कि पहली पंक्ति के नेताओं को ये एडजस्ट करना आता है कि यदि उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है तो एक तरफ विरोध, जैसा कि अभी 39 लोगों की सूची आई है, उसमें 16 विधानसभा सीटों पर विरोध हुआ है, पुतले जलाए गए हैं, प्रदर्शन किया गया है, नारेबाजी की गई है, पार्टी कार्यालय पर आकर बताया गया है, यहां तक कि मैं एक सीट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस सीट के लिए एक व्यक्ति का नाम लिख करके दिया है कि यदि इस व्यक्ति को टिकट दिया तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही इस व्यक्ति को हराने के लिए मैदान में उतरेंगे। तो ये इस तरह का विरोध तो सामने आता है। यहां जैसा कि मैंने पहले वक्तव्य में आपने कहा कि यदि किसी बड़े नेता पुत्र को, जो वरिष्ठ नेता है, यदि उसको टिकट नहीं दी जाती है और जो वर्तमान में है, उम्र की सीमा तय करके कि वो 72 साल से ज्यादा के हैं, 75 साल से ज्यादा के, और उनका टिकट काट दिया जाता है, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में जो डैमेज होगा, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए पार्टी ने क्या नीति बनाई है ये स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात, जैसे कि आपने कुंदन जी से ही पूछा था कि कांग्रेस भी ऐसा करती है, कांग्रेस में है ये चीजें, और कांग्रेस, जैसा कि मैंने कहा कि पहले भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी कि कांग्रेस एक परिवार के प्रति आस्थावान पार्टी, एक परिवार की पार्टी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जैसे हम देखें, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, एक संदेश दिया गया कांग्रेस की ओर से कि जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि एक परिवार की पार्टी है, नहीं, परिवार की पार्टी ना होकर के उन्होंने दूसरा चेहरा सामने लाया। वहीं मध्य प्रदेश के परिदृश्य में यदि हम देखते हैं तो जैसे बात की जाती थी कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पुत्र नकुलनाथ जी को जिम्मा दिया गया, विरासत में राजनीति दी गई, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे को विरासत में राजनीति दी गई, ऐसे नाम और कई हैं, वो भी लिस्ट लंबी हो सकती है। लेकिन यहां पर एक बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी यदि ऐसा कर रही है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह बात सामने आ जाती है कि भारतीय जनता, वही बात जहां से कुंदन पंजाबी जी ने अपनी पहली बात खत्म की थी कि यदि एक उंगली आप उठाते हैं तो बाकी की उंगली आपके तरफ होती है। ऐसी स्थिति में साफ हो जाता है कि या तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं है, उस क्षेत्र में कोई दमदार नेता नहीं है, उस क्षेत्र में ऐसा कोई नेता नहीं है जो वर्तमान में उसके अलावा कि जिसका जनाधार हो, या दूसरी पंक्ति के नेता तैयार ही नहीं होने दिए गए हैं, इस कारण इस तरह का परिदृश्य सामने आ रहा है। जी धर्मिष्ठा। कुंदन जी, आपसे सवाल है मेरा, जिस तरह की अमित शाह जी ने कहा था कि परिवारवाद कांग्रेस में है, भाजपा में नहीं है, भाजपा हमेशा से जैसे टिकट देना चाहती है, जिस प्रत्याशी को खड़ा करना चाहती है, वो देखती है कि वो जिता उम्मीदवार है कि नहीं है। कांग्रेस में भी ऐसा है कि वो जिता उम्मीदवार देखते हैं या फिर परिवार का कोई सदस्य है तो उसे टिकट दे दी जाती है? देखिए धर्मिष्ठा जी, आज मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की जब बातें करती है तो आश्चर्य होना स्वाभाविक भी है। आज सबसे बड़ी
परिवारवाद की पोषक पार्टी अगर कोई है इस देश के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी है। मेरे पास तो बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं तो मतलब जो है ये देखिए, आप इतने लंबे नाम है कि मैं नाम गिनाऊंगा तो शायद आपकी डिबेट का समय खत्म हो जाएगा। ये केंद्र के अंदर जितने लीडर बैठे हैं, अमित शाह जी से लेके राजनाथ सिंह जी से लेके तमाम, जितिन प्रसाद और ये जितने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ये पूरा सिंधिया परिवार, 3 लोग, तमाम लोग हैं। मैं मध्य प्रदेश के अंदर बात करूं तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी नाम गिनाए थे, मैं दोबारा से फिर मतलब जो है कह देता हूं। वीरेंद्र सकलेचा जी के पुत्र जो है ओम प्रकाश सकलेचा, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी अपने बेटे को भी आगे करना चाहते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी अपने बेटे को आगे लाना चाहते हैं। गोपाल भार्गव, प्रभात झा, जयंत मलैया, बाबूलाल गौर, वीरेंद्र सकलेचा, प्रहलाद पटेल, जालम पटेल, ये तमाम ऐसे नाम हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने पहले भी कहा था कि अगर वो कांग्रेस पार्टी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली निश्चित रूप से उनकी तरफ भी जाती है। इस प्रकार की उनको बातें न कर अब तो मध्य प्रदेश में आसन्न चुनाव हैं और भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया धर्मिष्ठा जी कि मध्य प्रदेश के अंदर उनकी विदाई होने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के कहावतें कर रही है और इस प्रदेश के लोगों को लुभाने के लिए तरह तरह के लालच दिए जा रहे हैं। और यात्राएं, सरकारी खर्च पे यात्राएं की गई, विकास यात्रा की गई थी 3 महीने पहले मध्य प्रदेश के अंदर। उसका भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा का मध्य प्रदेश की जनता ने किस प्रकार से विरोध किया था, किस प्रकार हाल किया था। प्रदेश की 230 विधानसभाओं में से 172 विधानसभाओं में इनके जो जहां विधायक थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उन लोगों को खदेड़ा किया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी को, और अभी भी खबरें आ रही हैं, जो इनकी एक यात्रा चल रही है उसका जगह जगह विरोध भी हो रहा है और प्रदर्शन भी हो रहे हैं, उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय मध्य प्रदेश के अंदर चली की बेला में है और डूबता हुआ जहाज है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक नई सरकार, एक काम करने वाली सरकार, एक जनहितकारी सरकार, जनता की सरकार आने वाली है। सूरज जी, जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि भाजपा जो है दूसरी पंक्ति के नेता तैयार नहीं होने देना चाहती, तो क्या यही वजह है कि वो पहली पंक्ति के जो नेता है उनके बेटा बेटी या उनके रिश्तेदारों को टिकट दे देती है? देखिए धर्मेश्वर जी, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मैं बता दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन मैं जो शब्द कहने जा रहा हूं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति अलग है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेता खुद को कहता है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है जी। और हमारे यहाँ जो रीति नीति है, पार्टी की गतिविधियां हैं, पार्टी की रीति नीति के आधार पर हम चलते हैं। लेकिन जहां बात आती है जिताऊ प्रत्याशी की, जहां बात आती है पार्टी के लाभ की, जहां आती है सत्ता की लोलुपता की, वहां पर वो रीति नीति दरकिनार कर दिए जाती हैं, वहां पर नियम हाशिए पर खड़े हो जाते हैं। तो यदि इस तरह की राजनीति है, इसी तरह का राजनीतिक परिदृश्य सामने है, तो फिर रीति नीति की बात ही क्यों की जाती है? जैसा कि अभी कुंदन पंजाबी जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी लालच दे रही है जनता को। लालच सब देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रेवड़ी कल्चर खत्म करना है, लेकिन रेवड़ी कल्चर खत्म करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी उस रेवड़ी कल्चर को पल्लवित और पोषित कर रही है। रोज नई नई घोषणाएं कर रही हैं। आज मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने घोषणा की कि हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने श्रावण के महीने में कहा कि 450 का गैस सिलेंडर मिलेगा। उसके बाद में कहा कि अब पूरे 12 महीने सावन रहेगा, अब हर महीने 450 का सिलेंडर मिलेगा। जब सरकार यदि मध्य प्रदेश की जनता को 450 में सिलेंडर दे सकती थी, तो आज चुनाव का इंतजार क्यों किया? क्या ये बात पहले नहीं हो सकती थी? ये इस बात की घोषणा पहले नहीं किया? क्या इंतजार किया गया भारतीय जनता पार्टी ने? शिवराज सिंह चौहान ने इंतजार किया कि कमलनाथ घोषणा करें, उसके बाद हम जनता को लाभ देंगे। जी कुंदन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कुंदन जी देखिए धर्मिष्ठा जी, सूरज जी ने एक बहुत अच्छी बात की जी। गैस सिलेंडर माननीय कमलनाथ जी ने 500 रुपए देने की वचन दिया जी। और इस प्रदेश की जनता जानती है कमलनाथ जी जो वचन देते हैं उसको पूरा करते हैं जी। और कमलनाथ जी ने सभी परिवारों को 500 रुपए सिलेंडर देने की बात की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा है, जो घोषणा वीर की जो घोषणा है, उसके अंदर बड़ा ट्विस्ट है कि सावन के महीने में, और फिर उसके बाद जो कल कैबिनेट ने जो डिसीजन पास किया है वो बड़ा रोचक है। उसके अंदर ये कहीं क्लियर नहीं है कि आने वाले समय में कब कब दिया जाएगा और कितनी बार दिया जाएगा। ये बड़ा सवाल है जी। तो ये सोचने वाली बात है। मेरा आग्रह ये है, सूरज जी ने बहुत अच्छी बात करी जी। यही भारतीय जनता पार्टी
2019 से जब कमलनाथ जी की लोकप्रिय सरकार को खरीद फरोख्त करके गिराने का पाप किया था जी, तब से इस मध्य प्रदेश के अंदर शासन कर रही है, एक उधार का सिंदूर लेके शासन कर रही है जी। उस समय पे एक बहुत भयावह बीमारी, विश्वव्यापक बीमारी कोरोना इस देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने देखी थी और उसका दर्द भुगता था, उसका दर्द हम लोगों ने भी भुगता था। हम लोगों के परिवारों से भी कई लोग आज इस दुनिया के अंदर नहीं है। मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है, अगर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी मांग कर रही थी, हमारे नेता राहुल जी मांग कर रहे थे, कुछ करना ही है तो लोगों के सीधे खाते में, प्रत्येक नागरिक के खाते में 6-6 हजार रुपए डाले जाएं। उस समय राहुल गांधी जी ने कहा था और उनका मजाक उड़ाया गया था भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की शिवराज सिंह जी की सरकार ने जी। उस समय लोगों को आवश्यकता थी, जब लोग इलाज के अभाव में, पैसे के अभाव में भटक रहे थे दर दर और मौत के मुंह में समा रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आई थी कि लोगों के लिए उस समय पे मदद करते। ये जो आज देने की घोषणाएं और वो बातें कर रहे हैं, ये उस समय अगर लोगों को मिलती तो बहुत राहत होती, आज लोग दुआएं भी देते। लेकिन बड़ा मुझे कहते हुए दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी अब जब चुनाव आ गए ना, तब ये घोषणा वीर जी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है, अब समझ चुकी है बहुत अच्छे से धर्मिष्ठा जी। अब इनकी बातों में आने वाले नहीं है, इनको मालूम है 1.5 महीने बाद, अभी कुछ दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव सामने है ही सही। भारतीय जनता पार्टी तो जा रही है, ये घोषणाएं पूरी करना किसको पड़ेंगी, ये घोषणाएं इनके साथ में ही चली जाएंगी। लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने वचन दिए, वो वचन पूरे किए जाएंगे। 500 रुपए में सिलेंडर प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी, 27 लाख किसानों का कर्जा पहले माफ किया था धर्मिष्ठा जी। मध्य प्रदेश की सरकार ने विधानसभा के पटल पे इस बात को माना कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ था। 100 रुपए में 100 यूनिट कमलनाथ जी ने देने का वचन दिया था, दिया गया, सबको लाभ मिला था, पूरे प्रदेश की जनता जानती है और सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी उसका लाभ लिया। वो कोई भेदभाव के साथ में नहीं था। जिस प्रकार से ये अभी घोषणाएं कर रहे हैं कि सावन के महीने में उज्ज्वला को और बीपीएल को, हम तो सबको देने की बात कर रहे हैं। हम सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं। प्रदेश की एक एक जनता को, एक एक परिवार को मतलब जो है योजनाओं का लाभ मिलेगा, उसके अंदर कोई ट्विस्ट नहीं होगा। कुंदन जी, आपसे मेरा एक सवाल है, जैसा कि आपने योजना और घोषणाओं की बात करी, तो शिवराज सरकार की जो कुछ घोषणाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, उन्होंने अभी उनका उद्घाटन तो कर दिया है, समापन बाकी है, तो क्या वो योजना अगर बाई चांस अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो क्या उन योजनाओं को आप आगे बढ़ाएंगे या उन्हें आप बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल देंगे? देखिए, जनहितकारी जो भी योजनाएं होती हैं जी, उनको कोई भी, और जनहितकारी जो सरकार होती है और जो विकासशील सरकार होती है उसको आगे चलाती है। और अगर हमारे नेता और होने वाले मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी को लगेगा इस प्रदेश की जनता की भावनाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा, ऐसी कोई अच्छी घोषणाएं होंगी तो उनको आगे बढ़ाया जाएगा, उसमें कोई बुराई होना भी नहीं चाहिए। यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा कुंदन जी, जैसे कि पिछली बार हुआ जब कमलनाथ सरकार आई तो कहा कि हमको खजाना खाली मिला जी, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमें खजाना खाली मिला, तो इस बार भी ऐसा कोई एक्सक्यूज तो नहीं रहेगा सामने? देखिए सूरज जी, अभी जो घोषणा वीर जी जो घोषणाएं कर रहे हैं जी, वो अंधाधुंध कर रहे हैं, बगैर परीक्षण के कर रहे हैं, और वो सिर्फ जबान उठाई और तालू पे पटक दी और प्रदेश के लोगों के सामने घोषणाएं आ रही हैं। लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने जो वचन दे रहे हैं ना, उनका परीक्षण करवाया जा रहा है। पहले महीनों तक उस पर रिसर्च होती है, परीक्षण करवाया जाता है, आर्थिक विदों से उसके बारे में चर्चा की जाती है कि किस प्रकार से इसके लिए धनराशि आएगी। उसके बाद माननीय कमलनाथ जी वचन दे रहे हैं, अंधाधुंध नहीं दे रहे, घोषणा वीर की तरह घोषणाएं नहीं कर रहे। माननीय कमलनाथ जी जो वचन देंगे, इस प्रदेश की जनता विश्वास करती है उन पे, और वो पूरे किए जाएंगे जी। अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी कुंदन जी, वंशवाद की राजनीति पर भाजपा, हमेशा वंशवाद की राजनीति का मुद्दा रहा है भाजपा का, तो इस बार कांग्रेस का क्या मुद्दा रहने वाला है? देखिए, चुनाव सामने है धर्मिष्ठा जी। आज प्रदेश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। आज इस प्रदेश की जनता त्रस्त है जी। हमारे यहाँ प्रदेश के अंदर कोई भी वर्ग हो, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इस सरकार से खुश हो। आप देख लीजिए, आदिवासी भाइयों के साथ में अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। किस प्रकार से यहाँ पे आदिवासी भाइयों के साथ में लगातार अत्याचार होते हैं। एक परिवार को नेमावर के अंदर इस प्रदेश की जनता ने देखा था।
उनके उस पूरे परिवार को खत्म करके उस आदिवासी परिवार को 10 फीट गहरे गड्ढे के अंदर गाड़ दिया गया जी। हमने देखा सीधी की घटना हुई थी, एक आदिवासी भाई के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी पेशाब करते हुए मतलब जो एक शर्मनाक परिदृश्य बना था प्रदेशवासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए। यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग, नौकरी पेशा लोग आंदोलित हैं पूरे प्रदेश के। हम देखते हैं सरकारी कर्मचारी किसी भी विभाग के अंदर आए दिन हम देखते हैं, आज भी बैठे हुए नीलम पार्क पे और जगह जगह कर्मचारियों के साथ में किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उनकी मांगे सुनने की बजाय उन्हें लाठी डंडों से पीटा जाता है और उसके बाद में उनके ऊपर मुकदमे लगाए जाते हैं कि आप अपनी आवाज नहीं उठाइए। देखिए, सही लोकतंत्र वो होता है जिसके अंदर जनता की आवाज सुनी जाए, अपनी बात सामने रख सके, सरकार के सामने रख सके। लेकिन यहाँ पे तो दमन चक्र चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। एक बात वो, दूसरा महंगाई किस प्रकार से सिर उठाए हुए है। हम देख रहे हैं महंगाई, ऐसा कोई वर्ग नहीं है महंगाई से, सब हर वर्ग परेशान है। लोगों के लिए आज सोचने का विषय होता है कि आज अगर हम कुछ खा रहे हैं तो कल क्या खाने की स्थिति में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अभी थोड़े समय पहले मध्य प्रदेश भी आए थे, भोपाल में भी आए थे। यहाँ पे एक उन्होंने घोषणा की थी, आपको ध्यान होगा बहुत अच्छे से सूरज जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत गहराई से विश्लेषण करते हैं और नजर भी रखते हैं। उन्होंने यहाँ पे पिछले 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर ही, राजधानी के अंदर ही आके कहा था, जहां जहां भाजपा शासित राज्य हैं उन सारे राज्यों के अंदर 100 रुपए से कम पेट्रोल के दाम हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर उस दिन भी 109 रुपए दाम थे, आज भी 109 रुपए कुछ पैसे हैं। इस देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जैसे पद के ऊपर बैठे व्यक्ति आगे झूठ बोल के जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग इस किस प्रकार से उस झूठ को आगे बढ़ाते हैं। कुंदन जी, बड़ा दुख होता है। मैं कहना चाहूंगा आपकी इसी बात में कि सदन विधानसभा के अंदर बहस चल रही थी पेट्रोल के दामों को लेकर के। कांग्रेस विपक्ष में थी उस समय, और उस समय जब जयंत मलैया तत्कालीन वित्त मंत्री थे, कहा गया, कांग्रेस ने आवाज उठाई, कांग्रेस ने सदन में कहा कि पेट्रोल के दाम कम करने चाहिए, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा यदि वेट कहीं पर लगाया जा रहा है पेट्रोल के ऊपर तो मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है। कांग्रेस ने आवाज उठाई तो जयंत मलैया उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री के नाते उन्होंने कहा था सदन के अंदर कि मध्य प्रदेश उत्पादक राज्य नहीं है, उपभोक्ता राज्य है। और उसके बाद में कई बार ये चीजें आई हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी कही, कांग्रेस ने भी कही कि हाँ, हम उपभोक्ता राज्य हैं, हम उत्पादक राज्य नहीं, इसलिए कीमतों पर नियंत्रण हम नहीं कर पाते हैं। मेरा सवाल कुंदन जी, आज भी हम उत्पादक तो बन गए हैं पर उपभोक्ता भी हैं। यदि आपकी सरकार आती है तो जनता को कैसे मुक्ति मिलेगी इन चीजों से? निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी महंगाई सबसे पहले कम करने का प्रयास करेंगे, और जो उनके वचन है सबसे पहले तो उन वचनों की बात करेंगे सूरज जी। 11 वचन 11 वचन, हाँ। और उसके बाद में महंगाई कम करने का भी काम करेंगे, माफिया पे भी लगाम लगाई जाएगी। इस प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलेगी कमलनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री आएंगे, क्योंकि कमलनाथ जी का एक विजन है और भारतीय जनता पार्टी के पास टेलीविजन और घोषणाएं हैं। माननीय कमलनाथ जी घोषणाएं नहीं करते, माननीय कमलनाथ जी वचन देते हैं और वो वचन पे खरे उतरेंगे। इस प्रदेश की जनता जानती है। माननीय कमलनाथ जी का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं चुनाव का सूरज जी, कि माननीय कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और इस प्रदेश का भला होगा। जी, आप दोनों का स्टूडियो में बने रहने के लिए और हमारे साथ विस्तार चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि कुंदन पंजाबी जी ने बताया कि माफियाओं का राज खत्म किया जाएगा जैसे ही कमलनाथ सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के कई सीनियर नेताओं के बेटे खुद को संभावित उम्मीदवारों के रूप में देख रहे हैं। उनके पिता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी उम्मीदवारी की वकालत कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पार्टी एक अघोषित गाइडलाइन पर काम कर रही है जो एक ही परिवार के 2 सदस्यों को चुनाव लड़ने से रोकेगी। वंशवाद की राजनीति बीजेपी के लिए एक प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस मुद्दे पर वह कांग्रेस को घेरती है उस मुद्दे को छोड़ने का पार्टी का इरादा नहीं है। उन्हें लगता है कि पार्टी भाई भतीजावाद पर सवाल उठाकर अपने लिए परेशानी खड़ी नहीं करेगी। हालांकि कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि बीजेपी नेता अपनी अगली पीढ़ी को चुनावी राजनीति में लाने में पीछे नहीं रहेंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।